सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोविंद। और जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम हम लोग लॉ की कुछ क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे जिसमें अपन उनके कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन सारे कुछ कवर करेंगे। तो ये पहली वीडियो मैं बना रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो है ये। और पहली वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एलएलपी से। एलएलपी द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो मैं एक्सप्लेन करूं एलएलपी के बारे में। उससे पहले जानते हैं कि एलएलपी क्यों आया। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में बिजनेस हो रहा था पार्टनरशिप की फॉर्म में और कंपनी की फॉर्म में, बट वहां पे पार्टनरशिप के भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे और कंपनी के भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे। कंपनी के डिसएडवांटेजेस ये थे कि उसको इनकॉर्पोरेट करना, उसकी कंप्लायंसेस करना वो बहुत ही ज़्यादा थे। और पार्टनरशिप के ये कंप्लायंसेस, ये डिसएडवांटेज थे कि उसमें जो है आपके पार्टनर्स की जो लायबिलिटी थी वो अनलिमिटेड नेचर की है। तो एक तरफ मुझे जो लायबिलिटी मिल रही है, अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म करके बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे जो लायबिलिटी मिल रही है वो अनलिमिटेड मिल रही है। मुझे मेरे घर से पैसा देना पड़ेगा अगर कुछ हुआ तो बिजनेस में। एक तरफ कंप्लायंसेस इतनी ज़्यादा है, दूसरी तरफ कंपनी के अगर इनकॉर्पोरेट करके मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसकी लीगल कंप्लायंसेस, इनकॉर्पोरेशन की कंप्लायंसेस इतनी ज़्यादा है कि मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं था। तो दोनों के डिसएडवांटेजेस को एडवांटेज में कन्वर्ट करते हुए 2008 में एक एक्ट के माध्यम से एक ऑल्टरनेटिव बिजनेस व्हीकल लाया गया जिसको नाम दिया गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप की फॉर्म में होगा, एज ए बॉडी कॉर्पोरेट काम करेगा और पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। मतलब कंपनी के फीचर्स भी उसमें इनकॉर्पोरेट किए गए और पार्टनरशिप के फीचर्स भी इनकॉर्पोरेट किए गए। बस जो कंपनी के मतलब थोड़े से डिसएडवांटेजेस थे, बहुत ज़्यादा लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, वो उसको कुछ कम किया गया। और जो पार्टनरशिप के थे कि आपके बहुत ही पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, उसको लिमिटेड कर दिया गया कि जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया है उतना ही आपका लायबिलिटी रहेगा, ऐसा एलएलपी में बताया गया। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करें। ये मैं स्टडी मैथ से स्टार्ट कर रहा हूँ आईसीएआई के, और कोई मटेरियल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो स्टार्ट से पहले इसमें ओवरव्यू देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो अगर पढ़ने की बात की जाए तो इसमें हमें क्या पढ़ना है एलएलपी में, सबसे पहले हमें देखना है उसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें देखना है उसका इंट्रोडक्शन। चल के मेरा भाई, सबसे पहले देखेंगे हम उसका इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर पे उसके कुछ एसेंशियल फीचर्स। तीसरे नंबर पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करना है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से वो कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है, हमने ये सब इसमें देखना है। ओके, तो 5 चीजें हमने यहाँ पे कवर करनी है। अगर ये 5 चीजें, मैंने 5 स्टेप्स यहाँ पे कवर कर लिए तो मेरा एलएलपी कंप्लीट हो जाएगा, फिर मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। आईसीएआई का मटेरियल है, इंस्टीट्यूट का है। इसमें बहुत सी चीज़ें दे रखी होती हैं, बट हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाली चीज़, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं अपन। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 9 जनवरी 2007 को नोटिफाई किया था एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को। ठीक, ये बेसिक बातें हैं कि कैसे आया, कब आया, ये डेट्स का मसला है। और 12 दिसंबर 2008 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस पर असेंट किया था, मतलब अपना साइन और सिग्नेचर किया, जो भी है, जो प्रेसिडेंट उसको जो अप्रूवल देते हैं, साइन करके असेंट करते हैं उसको। और 9 जनवरी 2009 को उसको एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट के नाम से उसको बिल को जो है लाया गया था। तो डेट्स को अगर हम एक बार फिर से रिवाइज करें, यहीं पे हल्के से रिवाइज करते हैं डेट्स को। 9 जनवरी 2007 9 जनवरी को इसको नोटिफाई किया गया था। ठीक, अगला साल आया, अगले साल 2008 में
पार्लियामेंट में इसको पास किया गया, पार्लियामेंट में इसको पास किया गया 9 जैन 2007 इसको नोटिफाई किया गया। 12 दिसंबर 2008 पार्लियामेंट में पास हुआ। 7 जनवरी 2009 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने असेंट किया उसको, मतलब एक्ट का फॉर्म दिया। ठीक है, अब एक्ट तो बन गया है, अब एक्ट के अंदर क्या क्या है, तो इस एक्ट में हमने पढ़ने हैं टोटल 81 सेक्शंस, 81 सेक्शन और 4 शेड्यूल हमने इसमें पढ़ने हैं। ठीक, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने पढ़ने हैं 81 और टोटल शेड्यूल कितने रहेंगे इसके अंदर 4 शेड्यूल कौन से हैं। शेड्यूल नंबर 1 किसकी बात करता है कि अगर कहीं पे एग्रीमेंट नहीं है, अगर कहीं पे एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, तो वहां पे म्यूचुअल राइट्स क्या होंगे, म्यूचुअल ड्यूटीज क्या होंगी पार्टनर्स की, उसके लिए बात करता है अपना शेड्यूल 1। शेड्यूल नंबर 2, अगर मैंने एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है या फर्म है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है एलएलपी में, अगर उसको मुझे एलएलपी में कन्वर्ट करना है, अगर उसको मुझे एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो मुझे शेड्यूल 2 फॉलो करना है। शेड्यूल 3 डील्स विद कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, अगर कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसको मुझे एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो शेड्यूल 3 बात करता है। शेड्यूल 4, अगर मुझे कोई लिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, अगर मुझे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना है एलएलपी में तो शेड्यूल 4 बात करता है। तो 4 शेड्यूल में अपने कितने शेड्यूल है 4। शेड्यूल 1 बात करता है जहां पे एब्सेंस है, मतलब पार्टनर्स का कोई एग्रीमेंट नहीं है, वहां पे म्यूचुअल ड्यूटीज और राइट्स क्या होंगे पार्टनर्स के, शेड्यूल 1 बात करता है। शेड्यूल 2 फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है, फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है, शेड्यूल 2। शेड्यूल 3 प्राइवेट कंपनीज का कन्वर्जन, प्राइवेट कंपनीज का कन्वर्जन किसमें, एलएलपी में, अगर प्राइवेट कंपनीज को एलएलपी में कन्वर्ट करना है, शेड्यूल 3 बात करता है। शेड्यूल नंबर 4 बात करता है अपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की। अनलिस्टेड पब्लिक, मेरे लिए थोड़ा सा वो वर्ड्स का इधर उधर हो जाता है, कई बार मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं अनलिस्टेड को लिस्टेड बोल दिया, तो उसको माइंड मत करिएगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में, अगर मैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करता हूं तो वहां पे शेड्यूल 4 लगेगा। ठीक है, अच्छा, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि एलएलपी बन तो गया है, पार्टनरशिप के जैसे ही काम करता है, बट पार्टनरशिप की कोई भी चीज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है, यहाँ पे पार्टनरशिप एप्लीकेबल नहीं होता है। कंपनी एक्ट के कुछ सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं, वो जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, बट पार्टनरशिप के कोई भी सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ओके, और ये आसान सा चैप्टर है, इसको आप इसकी अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए एक बार, उसका रिवीजन करते रहिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन आएगा प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सब थ्योरी लिखा हुआ है यहाँ पे कि एलएलपी क्या है, मैं मतलब वही एलएलपी नया फॉर्म है लीगल बिजनेस करने का, अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस है, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी रहती है, लिमिटेड, अल्टरनेट कॉर्पोरेट व्हीकल है, कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, न्यू फॉर्म है, लिमिटेड लायबिलिटी के साथ आप पार्टनर्स को अलाउ करता है कि अपना इंटरनल स्ट्रक्चर, जो पार्टनरशिप फर्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, उसको वो अपने हिसाब से फिक्स कर सकें, तो वो उनको दिया गया है यहाँ पे एलएलपी में। ये पार्टनरशिप का फीचर एक तरीके से यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके रखा हुआ है, तो वो यहाँ पे दे रखा है। ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे, आप बोलेंगे छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ छोड़ा नहीं है। एलएलपी मतलब खुद के लिए लायबल है टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट, फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट। ठीक है, एलएलपी ही जिम्मेदार होती है, वहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कशन किया था। अच्छा, चैप्टर को और आगे बढ़ाने से पहले कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़नी है। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़नी है। तो उस डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन अपनी आती है बॉडी कॉर्पोरेट की। बॉडी कॉर्पोरेट
सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी के हिसाब से क्या बोलता है? इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मतलब कंपनीज एक्ट से यहाँ ये रेफरेंस नोट किया, ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन सेक्शन 2 क्लॉज 20 सेक्शन 2 क्लॉज 20 सेक्शन 2 क्लॉज 20 के हिसाब से जो कंपनी है उसको क्या बोला जाएगा? बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाएगा। इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 द कंपनीज एक्ट एंड इंक्लूड, और उसमें क्या क्या इंक्लूड करता है? एक तो एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तीसरा कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। ठीक, तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन सिंपल सी है। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन ये बोलती है कि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कौन कौन आएगा? बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आएगा एक तो कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 20 के हिसाब से, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के हिसाब से जो अपनी कंपनी है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के हिसाब से जो अपनी कंपनी है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के हिसाब से जो अपनी क्या है? जो अपनी कंपनी है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के हिसाब से जो अपनी कंपनी है वो आ जाएगी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो अपनी इस एक्ट के हिसाब से बनी हुई है वो आ जाएगी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया आ जाएगी यहाँ पे, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया यहाँ पे कवर हो जाएगी। ठीक है, तो एलएलपी के अंदर अपना ये चीजें आ जाती हैं। बट एलएलपी में क्या कवर नहीं होगा? जो कवर हो रहा है वो तो ठीक है, बट एलएलपी में अब हमारी क्या कवर नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट है। बट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता? और कॉर्पोरेशन सेल, जो कोई कॉर्पोरेशन सेल है उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कोई है तो वहाँ वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। कॉर्पोरेशन सोल नहीं आएगा, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगा। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट not being a company as defined in clause 20 of section 2 of the company और LLP with the central government may notify, मतलब इसके अलावा कोई और ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? नोटिफाई करेगा। जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा वो यहाँ पे नहीं आएगा। बट एक चीज बताइए, एचयूएफ क्या बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा, एचयूएफ नहीं आएगा। ये डेफिनेशंस बहुत ही क्लियर हैं, उसने बोल रखा है कोई कॉर्पोरेशन सेल, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? नोटिफाई करेगा, नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गजट में, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। फिर ये बेसिक डेफिनेशंस हैं कि बिजनेस क्या होता है, तो ये सब तो आपको पता ही है बिजनेस क्या होता है। ये मैं बताता हूँ। डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज से देखिए, जब एलएलपी बनेगी हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जब के अंतर्गत हमारी जो एलएलपी बनेगी, तो एलएलपी को चलाने के लिए कुछ लोग चाहिए होंगे। पार्टनरशिप को कौन चलाता है? पार्टनर। कंपनी को कौन चलाता है? डायरेक्टर। बट एलएलपी को कौन चलाएगा भाई? तो एलएलपी को चलाने के लिए चाहिए उसके लीगल कंप्लायंसेस होंगे। चलाने का मतलब यहाँ पे समझिएगा, बिजनेस तो सब लोग कर रहे हैं, बट उसके जो लीगल कंप्लायंसेस होंगे, ठीक, जो उसके लीगल कंप्लायंसेस होंगे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये और एलएलपी एक खुद की बॉडी कॉर्पोरेट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर एलएलपी के हिसाब से क्या होगा? नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर में जो होता है ना, वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को रिस्पेक्टिव ईयर के एंड होता है। ठीक है, 1 अप्रैल को शुरू हुआ, 31 मार्च में एंड हुआ, 1 अप्रैल को शुरू हुआ, 31 मार्च को एंड हुआ। नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर है। अब यदि मेरी कोई एलएलपी है जो 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, तो कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 30 सितंबर के बाद, तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ना, वो कब होगा? जो आने वाली मार्च है वो नहीं, उसके बाद आने वाली मार्च, मतलब नेक्स्ट ईयर की जो मार्च होगी ना, वो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। तो ये 12 महीने से ज्यादा का पीरियड हो जाएगा। आईसीआई ने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, बोला कि इफ एलएलपी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15th of October 2019, 15 अक्टूबर मतलब 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है 19, तो 31 मार्च 20 को हो जाना चाहिए, बट इस केस में नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा। Then its financial year may
बी फ्रॉम 15th of October 2019 to 31st of March 2021, 31 मार्च 2021 तक चलेगा, 31 मार्च 2021, मतलब 12 महीने से ज्यादा का फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा अच्छे से कवर करिएगा, बिकॉज यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस की, कोई केस स्टडी बना के वहाँ पे 100 का अटैच कर दिया क्वेश्चन टाइप का, तो इसको थोड़ा अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट है अपना फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी क्या होता है? फॉरेन एलएलपी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी एलएलपी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? फॉरेन एलएलपी। एलएलपी क्या होता है? फिर एलएलपी की ही डेफिनेशन पे अपन आ जाते हैं। तो एलएलपी की डेफिनेशन बोलती है, एलएलपी मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब एलएलपी एक्ट के अंतर्गत जो भी पार्टनरशिप फॉर्म की गई है, उसका रजिस्ट्रेशन किया गया, उसको क्या बोलेंगे अपन? एलएलपी। एलएलपी का मतलब क्या होता है? एलएलपी मींस एलएलपी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। एलएलपी मींस एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, पार्टनर किसको बोलते हैं? पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस एनी पर्सन बिकम्स अ पार्टनर इन एलएलपी। मतलब एग्रीमेंट के हिसाब से जो पार्टनर बनना है वही चीज है यार, सिंपल सिंपल लिखा रखा है इंस्टीट्यूट ने, कुछ तो टफ है नहीं इसमें। आगे कुछ सेक्शंस आएंगे वो अपन कवर कर लेंगे। पार्टनर की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे। तो पार्टनर क्या होता है? पार्टनर मतलब जो एग्रीमेंट एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर बना है वो पार्टनर है। ये तो पॉइंट नंबर 10 ये अपना इंपॉर्टेंट है। स्मॉल एलएलपी क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ए क्लॉज डी ए, स्मॉल एलएलपी। तो स्मॉल एलएलपी क्या होता है? इट मींस अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक एलएलपी, एक ऐसी एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन कितना हो, एक्सीड नहीं कर रहा हो, कितना? 25 लाख रुपीज से, और हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ एज मे प्रिस्क्राइब। इस वाले पार्ट को अभी बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब जो स्पेसिफाई किया जाएगा जब किसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा, मतलब स्पेसिफाई किया जाएगा, प्रिस्क्राइब किया जाएगा तब। अभी के लिए हमारी लिमिट क्या दे रखी है? अभी के लिए हमारी लिमिट दे रखी है 25 लाख रुपीज। अभी के लिए हमारी लिमिट क्या दे रखी है? कंट्रीब्यूशन कितना है? 25 लाख रुपीज एक्सीड ना करे। कंट्रीब्यूशन कितना? 25 लाख रुपए एक्सीड नहीं करे। टर्नओवर कितना है? टर्नओवर ऑफ विच एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड कितना? 40 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आया? 25 और टर्नओवर 40। जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा बाद में वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा, अभी ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो अभी के लिए अपनी लिमिट्स क्या निकल के आ रही है? अभी के लिए लिमिट्स निकल के आ रही हैं कंट्रीब्यूशन की 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों एंड लगा हुआ है यहाँ पे बीच में, और नहीं है यहाँ पे, ये एंड लगा हुआ है, एंड। ठीक है, ये एंड लगा हुआ है। तो जिस भी एलएलपी का कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं है, टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्मॉल एलएलपी। क्या बोलेंगे? स्मॉल एलएलपी। अच्छा, मैं ये पहले बता चुका हूँ कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे फिर से सेक्शन 4 स्पेसिफिकली बताता है कि मतलब पार्टनरशिप एक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। कंपनीज के कुछ सेक्शंस एप्लीकेबल हो सकते हैं बट पार्टनरशिप नहीं लगेगा। तो एक बार अगर मैं पूरी चीजें एक समरी फॉर्म में बताऊं आपको, हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी और हमने पढ़ा कि एलएलपी क्या होता है। एलएलपी का मतलब होता है एक ऐसा पार्टनरशिप, ऐसा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसको फॉर्म किया गया और रजिस्टर्ड किया गया अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से जिसको बनाया गया है वो है एलएलपी। ठीक है, क्यों लाया गया? क्योंकि पार्टनरशिप की कुछ अलग दिक्कत थी। वहां पे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी थी? अनलिमिटेड। कंपनी की अलग दिक्कत थी। वहां पे क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा थे। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को मीट आउट करने के लिए एक नया ऑल्टरनेटिव व्हीकल लाया गया, ऑल्टरनेटिव बिजनेस व्हीकल लाया गया, जिसका क्या नाम दिया गया? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।
ठीक है। फिर उसके अंदर हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ा था। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ऐसी कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 के हिसाब से हो, ठीक है। और उसमें इंक्लूड करेगा क्या, एलएलपी जो यहाँ बनी है, एलएलपी जो बाहर बनी है, कंपनी जो यहाँ बनी है, कंपनी जो बाहर बनी है। मतलब मैंने कंपनी यहाँ बनी पहले कवर कर लिया था, बट अगर आपको याद करना है बॉडी कॉर्पोरेट ऐसे, कंपनी जो यहाँ बनी है, कंपनी जो बाहर बनी है, एलएलपी जो यहाँ बनी है, एलएलपी जो बाहर बनी है, ठीक। क्या नहीं आएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगा, कॉर्पोरेशन सोल नहीं आएगा, एचयूएफ नहीं आएगा। हाँ, एक चीज और पढ़ी थी अपना कि अपने 4 शेड्यूल्स हैं। यहाँ पे 4 शेड्यूल दिए गए हैं इस एक्ट में, और 81 सेक्शंस, 81 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल है। शेड्यूल 1 किसकी बात करता है, बताओ जल्दी से बताओ, कमेंट में बताओ। शेड्यूल 1 किसकी बात करता है? शेड्यूल 1 बात करता है कि अगर कोई ऐसी एलएलपी है जिसका एग्रीमेंट नहीं है, तो वहां पे म्यूचुअल राइट्स और म्यूचुअल ड्यूटीज क्या होंगी पार्टनर की, म्यूचुअल राइट और म्यूचुअल ड्यूटीज क्या होंगी पार्टनर्स की, ये बात करता है शेड्यूल 1। अगर मुझे किसी फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो कौन सा शेड्यूल लगेगा, शेड्यूल 2। अगर मुझे किसी प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना है, मुझे किसी प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है, कौन सा शेड्यूल लगेगा, शेड्यूल 3। अगर मुझे किसी अनलिस्टेड, इस बार सही शब्द बोल रहा हूं मैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को किस में बनाना है, अपन को एलएलपी में बनाना है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कैसे बनाना है, एलएलपी में, तो कौन सा शेड्यूल लगेगा, शेड्यूल नंबर 4। फिर वो फाइनेंशियल ईयर का पार्ट याद रखना कि 30 सितंबर के बाद अगर बनाया तो उसका फाइनेंशियल ईयर वो नहीं होगा, उसका अगला वाला होगा, 31 मार्च को एंड हो रहा होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से शुरू होती हैं। तो एलएलपी तो हम बनाएंगे इस एक्ट के हिसाब से, बट ये बताओ ना कि पार्टनर कौन होगा इसमें, कौन पार्टनर बनेगा इसमें, तो ये बताया गया यहाँ पे। सेक्शन 5 बोलता है इसके लिए, बोल रहा है एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हो, मतलब प्राकृतिक इंसान, इंडिविजुअल, जैसे कि मैं, जैसे कि आप तो कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो, मे बी अ पार्टनर इन एलएलपी, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है एलएलपी में। बट कुछ लोग ऐसे बताए गए हैं जो पार्टनर नहीं बनेंगे एलएलपी में, हमारे पार्टनर्स नहीं बनेंगे। वो लोग कौन से हैं, वो लोग हैं ये, कौन सा, ये तीन लोग बताए गए ऐसे, ए बी सी। पहले नंबर ए नंबर देखते हैं। ए क्या है, अगर कोई ऐसा इंसान है, he has been found to be of unsound mind। कैसा है, अनसाउंड माइंड, मतलब थोड़ा सा पागल है, थोड़ा सा कैसा है, पागल, तो वो नहीं बन सकता। बट अगर मैंने बोल दिया या आपने बोल दिया पागल है तो क्या बन, तो नहीं बन सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने बोला है, अगर कोई कोर्ट है ना, वो कोर्ट बोल रहा है कि ये पागल है, तब वो नहीं बन सकता। ठीक है, मेरे और आपके बोलने पे ना हो जाएगा कि मैंने बोल दिया अपने दोस्त को भाई तो पागल है, और कह रहे हैं वो एलएलपी में पार्टनर बनने जा रहा था, बोल रहे हैं ये पार्टनर नहीं बनेगा, इसके दोस्त ने बोला ये पार्टनर है, मतलब पागल है। तो पॉइंट नंबर बी आता है अपना फिर नेक्स्ट। पहला क्या है, अगर कोई अनसाउंड माइंड का है और उसको कोर्ट ने बोल रखा है कि आप अनसाउंड माइंड के हो, तो वो पार्टनर नहीं बनेगा। पॉइंट नंबर 2 कौन सा है, पॉइंट नंबर 2, इफ ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब कोर्ट में एप्लीकेशन कर रखा है और कोर्ट ने अभी नहीं बोला है, कोर्ट ने डिस्चार्ज नहीं किया है, तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अभी कोर्ट ने डिस्चार्ज नहीं किया है, उसको एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है बट अभी डिस्चार्ज नहीं किया है, तो वो क्या है, नहीं बन सकता। पॉइंट नंबर 3, ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। मतलब मैंने अप्लाई कर रखा है, मैंने क्या कर रखा है, मैंने अप्लाई कर रखा है कि भाई मेरी बात सुन लो, इंसॉल्वेंट की एप्लीकेशन के लिए मैंने अप्लाई कर रखा है, बट मेरा एप्लीकेशन ही पेंडिंग है अभी, तो मैं कैसे बन जाऊंगा,
पहले से डाउट है यार, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, इंसॉल्वेंट ना हो जाएगी, तो वो वाला पॉइंट है। ठीक, अगर मैंने एप्लीकेशन कर रखा है और वो एप्लीकेशन ही पेंडिंग है तो भी नहीं बन सकते। एप्लीकेशन कर रखा है, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है और अभी डिस्चार्ज नहीं किया है कोर्ट ने, तो भी नहीं बन सकते। थर्ड, किसी कोर्ट ने बोल रहा है कि वो पागल है, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने बोला है कि वो पागल है, तो नहीं बन सकते। ठीक है, ये तो हो गया पार्टनर्स की बात कि कौन कौन पार्टनर बनेगा। ये एक दो बार आप रीड करिएगा, याद हो जाएगा आपको, उसके बाद आप इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, सेक्शन 6, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर मतलब मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए। एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर, हर एक एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2। और if at any time the number of partner of LLP is reduced below 2 and the LLP carries on business for more than 6 months, मतलब ऐसे समझे तो उसको बाद में रीड करेंगे। मतलब अगर कोई LLP है उसमें मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, बट अगर कोई LLP है और वहां पे किसी भी टाइम पे 2 से भी नीचे चला गया, मतलब एक ही इंसान बचा है और वो एक इंसान 6 महीने से ज्यादा उस चीज को जानते हुए कि मुझे पता है मेरे पार्टनर 2 होने चाहिए, फिर भी मैं एक अकेला पार्टनर हूं और मैं उस बिजनेस को रन कर रहा हूं 6 महीने से ज्यादा, तो जो 6 महीने के बाद मैं जो लिमिटेड लायबिलिटी का वो एंजॉय कर रहा था ना, वो खत्म हो जाएगा। मेरी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड। 6 महीने के बाद वाली लायबिलिटी जो होगी ड्यूरिंग द 6 मंथ का पीरियड जो होगा, जो 6 महीने का पीरियड होगा उसके लिए एलएलपी लायबल होगा। 6 महीने के बाद वो पार्टनर जो कैरी कर रहा था उस बिजनेस को, वो अनलिमिटेड हो जाएगी लायबिलिटी उसकी, वो लायबल होगा। घर से पैसा लाके देना पड़ेगा। यहां पे ये लिखा हुआ देखो, if at any time the number of partners of LLP is reduced below 2 and the LLP carries on business for more than 6 months while the number is so reduced, मतलब नंबर कम हो चुके हैं, 2 से नीचे चला गया, फिर भी वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, the partner who is the only partner of the LLP during that time that is so carries on business after those 6 months and has knowledge of the fact, मतलब मैंने बताया ना कि उसको जानकारी है कि एक ही बच्चा है, 2 होने चाहिए थे, fact that it is carrying on business with him alone shall be personally liable for the obligation of the LLP incurred during the period, मतलब उस पीरियड की जो भी लायबिलिटीज होगी ना उसके लिए वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 5 अपना हो गया है, सेक्शन नंबर 6 अपना हो गया है। सेक्शन 5 किसकी बात करता है? सेक्शन 5 बात करता है पार्टनर कौन होगा। सेक्शन 6 किसकी बात करता है? सेक्शन 6 बात करता है कि मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए अपने। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 7 पे। सेक्शन नंबर 7 किसकी बात करता है? सेक्शन नंबर 7 बात करता है, मेरा सेक्शन 7 किसकी बात करता है? सेक्शन 7 बात करता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की। किसकी बात करता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की, कि जो लीगल कंप्लायंसेस हैं, जो भी लीगल कंप्लायंसेस हैं वो डेजिग्नेटेड पार्टनर के द्वारा की जाएंगे। और डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इस सेक्शन में बता रखा है, पूरा डिटेल समझा रखा है। तो बोलता है एवरी एलएलपी shall have at least 2 designated partner, मतलब हर एलएलपी में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। हु आर इंडिविजुअल, जो कैसे हो? इंडिविजुअल, प्राकृतिक मनुष्य हो। कैसे हो? प्राकृतिक मनुष्य। कैसे हो? प्राकृतिक मनुष्य, इंडिविजुअल। एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम शैल बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये है कि एलएलपी है उसमें मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। एलएलपी में पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ इंडिविजुअल हो सकता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन हो सकता है? ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक, और उन दोनों में से एक रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट कहां का होना चाहिए? इंडिया का, हमारे देश का। ठीक, तो एक चीज बताइए, कैसे पता करेंगे कि वो रेजिडेंट है कि नहीं? कौन सी
कौन सा रेजिडेंशियल रूल लगाएंगे? इनकम टैक्स का लगाएंगे, ये फेमा का लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? इस एक्ट ने बोला ऐसा है कोई किसी का नहीं लगाना है, मेरा खुद का रूल लगेगा, मैं ही करता धरता इधर। Resident. For the purpose of this section, the term resident in India means a person who has stayed in India for a period of not less than 120 days. मतलब उसी को रेजिडेंट माना जाएगा जो इंडिया में रहा है कम से कम 120 दिन, मतलब 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है, कम से कम 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा? रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये कवर कर लिए हो गया। एक बात बताओ, एक कोई एलएलपी है और उस एलएलपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट ही पार्टनर्स हैं, या एक इंडिविजुअल पार्टनर है बाकी सारे बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ये सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे एप्लीकेबल होगा वहां पे? वहां पे तो एक ही इंडिविजुअल है जो कि पार्टनर है, या फिर एक भी नहीं है, सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट है, या फिर एक है, मान लो एक है, मान लिया एक है, एक इंडिविजुअल है, बाकी के जितने भी पार्टनर है सारे बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वहां पे दो डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे आएंगे जो कि इंडिविजुअल हो? बताओ। तो वहां पे भी ये रूल एप्लीकेबल होगा, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल, और जो बॉडी कॉर्पोरेट वाला रहेगा ना उसको नॉमिनेट किया जाएगा, मतलब दूसरा पार्टनर नॉमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ इन एलएलपी ऑल दी पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, और सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट हैं, या इन विच वन और मोर पार्टनर आर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब या तो सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट है या एक बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब एक इंडिविजुअल है बाकी सारे बॉडी कॉर्पोरेट है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल हु आर पार्टनर ऑफ सच एलएलपी और नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब अगर एक है तो एक वो पार्टनर और बाकी एक डेजिग्नेट, मतलब नॉमिनी किया, नॉमिनी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा नॉमिनेट किया गया। मेरा समझो, भावनाओं को समझो, मतलब एक इंडिविजुअल जो है वो एक इंडिविजुअल जो नॉमिनेट किया जाएगा, वो दो इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेंगे। ओके, वो ध्यान रखना कि वो रेजिडेंट होना चाहिए। तो सेक्शन 7 भी अपना कवर हो गया। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये बहुत सारी यहाँ पे दे रखी हैं, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था। तो एलएलपी की कैरेक्टरिस्टिक है, एलएलपी क्या है, एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसको भी क्या मानेंगे, एक बीसी है। क्या है ये, बीसी, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट। भाई जो सोच रहे हो वो नहीं, बीसी बोलते कहीं भी नहीं पहुंचाना, बॉडी कॉर्पोरेट पे ही रहना, समझ रहे हो ना, खासकर लड़के। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन। जैसा अच्छा, जो परपेचुअल सक्सेशन है ना वो यहीं से निकल के आया है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट है उसको बनाया जाएगा लॉ के द्वारा, खत्म किया जाएगा लॉ के द्वारा, ठीक। और इस बेसिस पे बनाया जाता है कि उसका जो जीवन है ना वो लगातार चलता रहेगा, वो लगातार चलती रहेगा, बॉडी कॉर्पोरेट लगातार चलता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक। तो परपेचुअल सक्सेशन के बेसिस पे उसको बनाया जाता है, ठीक है। फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर से लीगल सब एंटिटी होता है, उसको यहीं से डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। फिर परपेचुअल सक्सेशन मतलब पार्टनर की डेथ हो जाए, पार्टनर रिटायर हो जाए, पार्टनर्स में चेंज हो जाए, एलएलपी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसा चल रहा था ना वैसा चलता रहेगा। पार्टनर आए जाए, रहे ना रहे, मरे, कुछ भी हो, पार्टनरशिप एलएलपी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अपना है सेपरेट लीगल एंटिटी। नंबर 3 सेपरेट लीगल एंटिटी। अब बॉडी कॉर्पोरेट बन गया तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, एलएलपी खुद में वो है, बॉडी कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट है, एंटिटी है। एलएलपी है सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इज लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब हर पार्टनर
एलएलपी के लिए काम करेगा, मतलब अगर, और एलएलपी का वो एक तरीके से एजेंट है। मतलब ऐसे समझो, मैं समझाता हूँ। अरे कहाँ गया यार? तो कहाँ पे थे अपन? नंबर 4 पे थे ना, म्यूचुअल एजेंसी। नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। मतलब अगर मैंने कोई एक्शन लिया है ना, मेरा कोई काम है ना, तो उसके लिए मैं लायबल होऊंगा, मेरा दूसरे वाला संबंधित नहीं आएगा। मतलब 3 पार्टनर है, एलएलपी के अंतर 3 पार्टनर है। तो नंबर 5 क्या है? 4 म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब मैंने बताया ना, एजेंट है। पार्टनर क्या है? पार्टनर एलएलपी का एजेंट है। मतलब एजेंट मतलब अगर मैं पार्टनर हूँ, मैंने कोई ऐसा एक्शन लिया है, मेरी एक्शन की वजह से या मेरे किसी मिसकंडक्ट की वजह से किसी और पार्टनर की लायबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, किसी और पार्टनर के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मैं एलएलपी के एक एजेंट की तरह काम करूँगा, म्यूचुअल एजेंसी रहेगी। ठीक है, लिखा भी है यहाँ पे, नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। फिर एलएलपी में क्या होता है? एलएलपी में भी एग्रीमेंट होता है भाई, जैसे पार्टनरशिप होता था ना, वैसे यहाँ पे भी होता है। म्यूचुअल राइट और ड्यूटीज पार्टनर्स विद इन एलएलपी आर गवर्न बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, मतलब बिटवीन एलएलपी एक्ट कहलाते हैं। वहाँ पे भी एक एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के हिसाब से, उस एग्रीमेंट के हिसाब से ही मतलब राइट और ड्यूटीज का डिसाइड किया जाएंगे। ठीक है, और नंबर 6 था अपना आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। LLP is a artificial legal person because it is created by legal process and is clothed with all right of individual। मतलब एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की तरह काम करेगा, क्योंकि इसको एक एक्ट के तहत जन्म दिया जाता है और एक इंडिविजुअल की तरह जैसे इसको सजा दिया जाता है, लगभग राइट्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब LLP साइन तो कर नहीं सकती, LLP को आपने इंडिविजुअल के कपड़े तो पहना दिए, इंडिविजुअल तो बना दिया, बट यदि उसको कोई एग्रीमेंट साइन करना है तो वो कैसे करेगा? मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मैं तो फटाक से अपना नाम लिख के साइन मार दूंगा, जैसे भी मेरा साइन है, ऐसे या ऐसे जैसे भी है। LLP कैसे करेगी? तो LLP को बोला गया भाई तुम साइन नहीं कर सकते, कॉमन सील बनवा लो, तो अपना कॉमन सील के थ्रू एग्रीमेंट करती है। ठीक है, मतलब यूज करती है उस पर एग्रीमेंट। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए यूज किया था। सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी, जो भी इसके पार्टनर्स होंगे उसकी लाइबिलिटी कैसे रहेगी? लिमिटेड। फिर ये सब डेफिनेशंस दे रखी हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए। मिनिमम 2 होने चाहिए, आपको बताया था पहले, 2 होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा है कुछ, 2 तो मिनिमम होने चाहिए, बट अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो 2 से नीचे चला गया, मतलब एक ही बचा और उसने बिजनेस 6 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू कर दिया, तो 6 महीने के बाद उसकी लाइबिलिटी कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड, उस पार्ट के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए, वो 6 महीने वाले पीरियड के लिए LLP रहेगा। फिर ये सब छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे। एक मैं ये पढ़ा देता हूँ कि LLP के एडवांटेजेस क्या हैं LLP को फॉर्म करने का। ठीक है, उसके बाद अपन आज की क्लास वाइंड अप करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसका इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट करेंगे और डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन वाला वो कंप्लीट करेंगे, रिजर्वेशन नेम का कंप्लीट करेंगे, ये वाला पार्ट कंप्लीट करके डिफरेंस देखेंगे और फिर इसके क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वीडियोज बनाऊँ ना, बहुत छोटे छोटे से बनाऊँ, बहुत हैवी वीडियोज नहीं चाहें कि आप बोर हो जाओ। तो वापस आते हैं अपन इस पे, एडवांटेज पे। ये आज का लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे रोक देंगे अपन, यहाँ से कल शुरू करेंगे। इसको देख लेते हैं क्या एडवांटेज। तो LLP is a form of business model which is organized and operate on the basis of an agreement। मतलब एक एग्रीमेंट के बेसिस पे काम करता है, एडवांटेज है। बहुत आसान है इसको बनाना, एडवांटेज है। पार्टनर्स एंजॉय करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, एडवांटेज है।
फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर अपने हिसाब से एक फ्लेक्सिबल रहता है, एडवांटेज है। बनाना जितना आसान है, डिसॉल्व करना भी उतना ही आसान रखा गया है, इजी टू डिसॉल्व, ठीक है, ठीक। और मैंने बताया ना, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल लीगल प्रोसीजर, मतलब बहुत ज़्यादा लीगल या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे नहीं रखी गई, लीगल कंप्लायंस बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई, ठीक है। तो वो भी क्या है, एडवांटेज है। अब एडवांटेज को अगर आप देखेंगे तो क्या क्या है एडवांटेज, मतलब एक तो एग्रीमेंट के तहत काम करता है, दूसरा लीगल कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई, तीसरा इजी टू फॉर्म है, चौथा अगर बनाना आसान है तो डिसॉल्व करना भी आसान है, पांचवा पार्टनर्स के पास लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड, कैसी है, लिमिटेड। और नेक्स्ट सिक्स्थ क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखेगा, फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे क्लास को हम वाइंड अप करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या है ना, टाइम हर दिन जा रहा है, अगर आज का दिन आपने यूटिलाइज नहीं किया है तो आज के दिन का टाइम आप कल यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, कल आप कल का ही टाइम यूटिलाइज कर पाएंगे। जो आज आपने खो दिया वो आज आपने खो दिया। और थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, 95% उन लोगों की तरह मत रहिए जो कंफर्ट ढूंढते रहते हैं, उन 5% की तरह बनिए जो ग्रोथ को चूज करते हैं, जिनको आगे बढ़ना है जिंदगी में। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।